वन टू मैनी के लिए, मैनी के लिए और मैनी टू मैनी के लिए पहले हमें कलेक्शन मैपिंग सीखनी होगी। तो टॉपिक लिखें कलेक्शन मैपिंग। लिखेंगे हाइबरनेट प्रोवाइड्स फॉलोइंग एक्सएमएल एलिमेंट्स, हाइबरनेट प्रोवाइड्स फॉलोइंग एक्सएमएल एलिमेंट्स for the mapping of collections array, bag, set and map। अब आपको पता है या तो कलेक्शन एरे होगा या लिस्ट होगा या सेट होगा या फिर मैप होगा। अब बैग जैसी कोई चीज़ कलेक्शन में नहीं होती, लेकिन यहाँ एक्सएमएल एलिमेंट दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, बाकी तो सब नाम से समझ में आ जा रहा है। बैग एक्सएमएल एलिमेंट इज यूज्ड व्हेन ए लिस्ट इज टू बी मैप्ड एज ए नॉन इंडेक्स्ड कलेक्शन। कलेक्शन एरे और लिस्ट जो है वो इंडेक्स्ड कलेक्शन है, मैप भी एक इंडेक्स्ड कलेक्शन है, लेकिन मैप में जो इंडेक्स होता है वो नॉन न्यूमेरिक होता है। एरे और लिस्ट में इंडेक्स न्यूमेरिक होते हैं। अगर आप एरे को स्टोर करेंगे तो वैल्यू के साथ साथ इंडेक्स भी स्टोर होगा। ये एक्सएमएल एलिमेंट वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आप ऑब्जेक्ट का ऑर्डर भी स्टोर करना चाहते हैं। अगर आप केवल ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहते हैं, ऑर्डर स्टोर ना करना चाहते हैं, तो आप लिस्ट की जगह बैग यूज़ करेंगे। एक नॉन इंडेक्स कलेक्शन की तरह उसे स्टोर करना है। आपको एक कलेक्शन में कितने एलिमेंट है सिर्फ वो मैटर करता है, वो किस ऑर्डर में थे वो मैटर नहीं करता है। अब कहीं पर ऑर्डर मैटर करेगा, कहीं पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोर्स हैज़ टॉपिक्स, कोर्स हैज़ टॉपिक का एग्जांपल लें, जैसे जावा है या जैसे अभी आप हाइबरनेट पढ़ रहे हैं, तो हाइबरनेट में पहले मैपिंग है, फिर एचक्यूएल है, फिर कैशिंग है। ये टॉपिक हैं, क्या इनका ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता है? मैटर करता है, तो हमें इसी ऑर्डर में सेव करके रखना पड़ेगा। उस केस में मैं लिस्ट का यूज़ करूँगा, जहाँ पर अगर मैं ये कहूँ ए ट्रेनर हैज़ बैचेस, और वो किस ऑर्डर में उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये देखना है वो बैच कितने ले रहा है। बैच के इंटरनल फिर अंदर इन्फॉर्मेशन होगी कि उसका स्लॉट क्या है। मैं सिर्फ बैग ले सकता हूँ, इंडेक्स सेव नहीं होगा उस केस में। जब लिस्ट बनी थी तो उसमें कौन सा बैच किस पोजीशन पे रखा गया था, तो समझ आ रहा है। अब आगे लिखेंगे पहले कलेक्शन कैन बी स्ट्रिंग वैल्यूड, ऑब्जेक्ट वैल्यूड। कलेक्शन में जो आप एलिमेंट रख रहे हैं वो एलिमेंट कोई स्ट्रिंग या प्रिमिटिव वैल्यू हो सकती है, या फिर वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिमिटिव मान के चला गया है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट आप बिना न्यू के बना सकते हैं। अब जो स्ट्रिंग वैल्यूड कलेक्शन होगा उसकी मैपिंग अलग तरह से होगी, जो ऑब्जेक्ट वैल्यूड कलेक्शन होगा उसकी मैपिंग अलग तरह से होगी। अ स्ट्रिंग वैल्यूड कलेक्शन creating a primary key foreign key relation, creating a primary key foreign key relation when owner object table, when owner object table collection table mapping is used। पहले स्ट्रिंग वैल्यूड कलेक्शन की बात करते हैं। स्ट्रिंग वैल्यूड कलेक्शन में आपको लिखाया गया है कि प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन बनेगा दो टेबल्स के बीच में, एक ओनर ऑब्जेक्ट की टेबल होगी, दूसरी कलेक्शन टेबल की होगी। यहाँ पर कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ओन्ड ऑब्जेक्ट अभी नहीं आया है। ओन्ड ऑब्जेक्ट बाद में बात करेंगे जब हमें वन टू मैनी वगैरह को सीखना होगा। अब यहाँ पर मैं जनरलाइज सिंटेक्स लिख रहा हूँ। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कोमा लगा के कुछ लिखा जाता है उसका क्या मतलब होता है? इनमें से कोई एक। तो एरे, लिस्ट, सेट या बैग में से कोई एक चीज यूज करेंगे। देखिएगा आपके पास कलेक्शन में एरे हो, लिस्ट हो, सेट हो या मैप हो, उसकी मैपिंग करने के लिए आप इनमें से कोई एक एलिमेंट यूज करेंगे। जब लिस्ट को एक नॉन इंडेक्स कलेक्शन की तरह से स्टोर करना है तो बैग यूज करेंगे। कोई भी एलिमेंट यूज कर रहा हूँ, आपके पास जिस क्लास में कलेक्शन टाइप की प्रॉपर्टी है जिसके लिए आप ये मैपिंग कर रहे हैं उसका नाम बताएंगे, कलेक्शन टेबल का नाम बताएंगे, ओनर के जो ऑपरेशन कलेक्शन के ऊपर कैस्केड होने हैं वो बताएंगे। उसके बाद आपको कहा गया है कलेक्शन टेबल में और ओनर ऑब्जेक्ट टेबल में प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन बनेगा। वन टू वन में भी आपको कहा गया था कि प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन बनेगा, लेकिन उस केस में जो ओन्ड ऑब्जेक्ट की प्राइमरी की है वो ओनर में जा रही थी। यहाँ पर कलेक्शन के केस में ओनर की प्राइमरी की कलेक्शन टेबल में जाएगी। तो यहाँ पर आप एरे, लिस्ट, सेट, मैप के अंदर सबसे पहले लिखेंगे की लिख के इस कलेक्शन टेबल जिसका नाम आपने यहाँ बताया उसका वो कॉलम बताएंगे जिसमें ओनर की प्राइमरी की आपको रिसीव करनी है। अब उस प्राइमरी की का नाम क्या है, टाइप क्या है वो नहीं बताएंगे, वो आपने ओनर की क्लास में आईडी में बता के रखा होगा। अगर आपका कलेक्शन इंडेक्स है, मीन्स एरे है, लिस्ट है या मैप है, तो आप इंडेक्स यूज करेंगे। सेट है या बैग है तो इंडेक्स यूज नहीं होगा। इसमें आप वो बताएंगे कि इंडेक्स की वैल्यू किस कॉलम में स्टोर होगी। अगर एरे और लिस्ट यूज कर रहे हैं तो इंडेक्स का टाइप
न्यूमेरिक होगा, वो आपको बताना नहीं पड़ेगा। अगर मैप है तो आपको वो फिर ये टाइप बताना पड़ेगा, इंडेक्स की वैल्यू किस टाइप की है। एलिमेंट जो आपका एरे में या लिस्ट में या सेट में जो वैल्यू रखी हुई है उसे किस कॉलम में स्टोर करना है वो एलिमेंट के थ्रू बताएंगे। अब यहाँ पर जो कलेक्शन है उसे प्रिमिटिव माना गया है, मतलब अब वो उसमें कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह, तो आप बताएंगे उसमें क्या वैल्यू है, ये हर बार बताना पड़ेगा, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर स्ट्रिंग है तो भी बताना है कि स्ट्रिंग है, उसमें बात समझ आ रही है। इसे लिखेंगे, फिर मैं एक सिचुएशन दूंगा, उसके बाद उस पर मैपिंग आप करेंगे। पिछली क्लासेस में सब कुछ मैं कर रहा था, आज की क्लास में सब कुछ आप करेंगे, क्योंकि सीखना आपको है। ये अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। आज अगर आपने चीज़ें कर ली, समझ लीजिए आपको हाइबरनेट आ गया। इज नॉट यूज्ड विद सेट एंड बैग एलिमेंट्स। सिंटेक्स पता चल गया, ये पता चल गया किसकी प्राइमरी की किस में आएगी। मैं यहाँ पर एक क्लास डिफाइन करूँगा, आपको उसके लिए कितनी टेबल होनी चाहिए सबसे पहले तो वो डिसाइड करना है, एंड देन उन टेबल को ध्यान में रख के और क्लास को ध्यान में रख के मैपिंग लिखनी है। बहुत छोटी सी एक क्लास बनाई है, पहले बेसिक काम किया है, फिर इसके बाद एक दूसरी क्लास कोई बनाऊंगा, उसके लिए आप मैपिंग करेंगे। पहले टेबल बताइए कितनी टेबल होंगी। 2 टेबल, किस किस के लिए? एड्रेस तो एक सिंपल डेटा मेंबर है। हाँ जी, कितनी टेबल होंगी? 2 टेबल। चलिए पहले टेबल बना देते हैं। पहली टेबल का नाम रख देते हैं लेट्स से कस्टमर मास्टर। अब इसी को ध्यान में रख के मैपिंग लिखनी है। नाम मैं इसलिए फिक्स कर रहा हूँ ताकि फिर सबकी मैपिंग देखी जा सके, सब अपनी अपनी मर्जी से ना करें। कितने कॉलम होने चाहिए इसमें? 2 तरह की आवाज आ रही है, कुछ लोग 3 कह रहे हैं, कुछ लोग 4 कह रहे हैं। कितने मेंबर है वहां पर? 4 मेंबर हैं। आईडी, नेम है, एड्रेस है। जो 4th मेंबर है वो एक कलेक्शन है जिसके लिए अलग से टेबल बनेगी। बाकी कितने मेंबर बचे? तो कितने होने चाहिए यहाँ पर कॉलम? एक आईडी के लिए, एक नेम के लिए, एड्रेस के लिए, दूसरी टेबल ऑर्डर्स। कितने फील्ड होने चाहिए इसमें? 2। क्या क्या? ओनर की प्राइमरी की एज ए फॉरेन की एंड उसके अपने ऑर्डर की वैल्यू। नॉन इंडेक्स कलेक्शन है सेट, इसका मतलब इंडेक्स नहीं आएगा। मान के चलते हैं इस तरह की अभी हमारे पास ये कोई टेबल है, अभी हम स्ट्रिंग टाइप में ट्रीट कर रहे हैं ऑर्डर को, बाद में इसे अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। क्लास आपके सामने है, टेबल आपके सामने है, मैपिंग लिखिए। 5 मिनट है आपके पास, पूरा लिखना हाइबरनेट मैपिंग से लेके हाइबरनेट मैपिंग तक। सबको पेज पलट के देखना पड़ रहा है पीछे। अगर आप अपने सीवी में लिखते हैं कि आपका हाइबरनेट का एक्सपीरियंस है, तो इंटरव्यूअर ऐसी कोई क्लास लिखेगा, कहेगा मैपिंग लिख के दिखाओ, सवाल नहीं पूछेगा वो ज़्यादा आपसे। जिसका हो जाए वो बताते रहिएगा। अभी तक एरर बन रहे हैं, मैपिंग कहाँ है? हो गया आपका? ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम आई है आपके सामने, इसके आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी घटेगी नहीं। यहाँ पर एक क्लास है, यानी कि मैपिंग केवल आपको एक ही क्लास की करनी है। जिन्होंने किया है वो मैच करेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो देखेंगे क्या गड़बड़ कर रहा है। बेसिक मैपिंग करनी है आपको। क्लास आपने बताई, टेबल का नाम बताया। अब क्लास में सबसे पहले आप क्या बताएंगे? यूनिक आइडेंटिफायर कौन सा है आपका? अब यहाँ पर आप कोई भी जनरेटर यूज कर सकते हैं। ये चीज़ मैप हो गई। अब नेम और एड्रेस दोनों स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी है। कॉलम का नाम नेम ही है। क्या बचा? सेट। कस्टमर क्लास के अंदर है तो मैपिंग भी कस्टमर के अंदर ही होगी।
लास्ट टाइम हमने इसके अंदर किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी मैपिंग भी उसी क्लास के अंदर की थी 1 to 1 वगैरह लिख के। अब यहाँ पर सेट रख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सेट का नाम बताएंगे क्या है, टेबल का नाम बताएंगे, सेट के लिए हमने कौन सी टेबल बनाई है, ओनर के कौन कौन से ऑपरेशन हम इसके ऊपर कैस्केड करना चाहते हैं। अगर हम कोई कस्टमर एंटर करें तो उसके ऑर्डर एंटर करेंगे, अगर कस्टमर को डिलीट करें तो क्या उसके ऑर्डर रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो बेसिकली दो चीज़ देखी जाती है, एंटर करने से एंटर करना है कि नहीं करना है, डिलीट करने से डिलीट करना है कि नहीं करना है। अगर दोनों का आंसर यस है इसका मतलब सारे ऑपरेशन कैस्केड होने हैं। अगर सेव कराने से सेव तो कराना हो लेकिन डिलीट करने से डिलीट ना करना, उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, तो फिर कैस्केड ऑल नहीं होगा। यहाँ पर कैस्केड ऑल कर सकते हैं। 3 डेटा मेंबर और इस क्लास टेबल के 3 कॉलम मैप कर दिए हैं। अब हमें सबसे पहले पर मैप करना है, इससे ये रिलेशन बन जाएगा, ये आईडी यहाँ पर आ जाएगी। हमारा जो कलेक्शन है वो नॉन इंडेक्स कलेक्शन है, इंडेक्स आएगा नहीं, ऑर्डर डिटेल्स में ये हमने मैप करा दिया। सेट को क्लोज करेंगे, बताइए इसमें क्या समस्या है। किसी कलेक्शन की मैपिंग कैसे होनी उसका पहले सिंटेक्स लिखाया गया, टेबल आपके सामने रखी गई, क्लास आपके सामने रखी गई, अब आपको बस नॉर्मल वे में लिख लेना था। समझ आ रहा है। लास्ट क्लास में आए थे, क्या बताया गया था, ओनर के कौन कौन से ऑपरेशन ओन्ड के ऊपर कैस्केड करेंगे, यानी कि ऐसे कौन से काम है जो हम ओनर के साथ करेंगे और वो ओन्ड के साथ भी हो जाएंगे। हम ओनर को सेव करेंगे तो ओन्ड भी सेव हो जाएगा, ओनर को डिलीट करेंगे तो ओन्ड भी डिलीट हो जाएगा, ओनर को लोड करेंगे तो ओन्ड भी लोड हो जाएगा। अब की बार एक नई क्लास आपके लिए बना दी गई है। कितनी टेबल्स होंगी, 2 टेबल्स होंगी। लेट्स से कितने कॉलम होने चाहिए इस टेबल में, क्या क्या, एक तो आईडी के लिए हमने उसके नाम बदल के कर दिया कोर्स आईडी, अब लिखिएगा इन टेबल्स के हिसाब से। आपको पता ही है कहीं भागना थोड़ी है, लेकिन यह तो भी गड़बड़ नहीं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं। मैप नहीं लिखना, सिंटेक्स पढ़ो एक बार, यहाँ ये लिखना जरूरी नहीं। ये टाइप आपको 2 नोट लिखा है, क्वेश्चन मार्क के साथ और एक स्टार के साथ, पढ़ के देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। तो टाइप है इंडेक्स का, वो मैप के केस में बताना होगा, लिस्ट और एरे के केस में वो न्यूमेरिक इंडेक्स है, बताने की जरूरत नहीं। हम देखेंगे यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे, क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम बताएंगे, टेबल का नाम बताएंगे, आईडी बताएंगे। जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो हमने मैप करा दी। अब बचा हमारे पास क्या, लिस्ट एलिमेंट यूज करेंगे, लिस्ट का नाम बताएंगे, टेबल का नाम बताएंगे, कैस्केडिंग बताएंगे। यहाँ पर भी टॉपिक का एग्जिस्टेंस पूरी तरह से कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्स नहीं रहेगा तो टॉपिक नहीं रहेगा। सबसे पहले ओनर की प्राइमरी की किस कॉलम में आनी है वो बताएंगे, कोर्स आईडी, यहाँ पर कॉलम का नाम इस बार बदला गया था। उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू किस कॉलम में आएगी वो बताएंगे, और एरे के केस में इंडेक्स न्यूमेरिक होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। वैल्यू किस टाइप की है वो आपको हर बार बताना पड़ेगा। मैपिंग को क्लोज करेंगे, ये आपको लिखना था। कितने लोग सही नहीं लिख पाए, ईमानदारी से बताइए क्या गड़बड़ थी, समझ नहीं आ रहा है, पता चल गया। ये है स्ट्रिंग या प्रिमिटिव वैल्यूड कलेक्शन। अब बात करते हैं वैल्यूड कलेक्शन की। जिनका गलत था वो नोट कर सकते हैं, जिनका सही है वो अपना रहने दीजिए। हो गया, लिखेंगे अब ऑब्जेक्ट वैल्यूड कलेक्शंस। Object valued collections are mapped in 2 ways, by using primary key foreign key mapping, second by relation table mapping. In case of primary key foreign key mapping, following XML elements are required. अगर ऑब्जेक्ट वैल्यूड कलेक्शन है तो एलिमेंट की जगह 1 to many आएगा, और
जो एलिमेंट टाइप की क्लास है उसका नाम यहाँ पर बताया जाएगा, बाकी सारी चीज़ पहले की तरह से रहनी है। अब एलिमेंट नाम का जो एलिमेंट था वो हट जाए, जिस टाइप के एलिमेंट आपने कलेक्शन में रखे हुए हैं। हाँ जी, स्लॉट एंड मोड। स्लॉट मतलब कौन से टाइम फ्रेम में वो बैच है। अब की बार कलेक्शन स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, बल्कि एक अलग क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स का बैच है। उस क्लास में फिर अपने डेटा मेंबर हैं। कितनी टेबल बनेंगी, क्या बताया गया अभी, कैसी मैपिंग कर रहे हैं हम? प्राइमरी की फॉरेन की मैपिंग। प्राइमरी की फॉरेन की मैपिंग मतलब कितनी टेबल हैं? दो। जब रिलेशन टेबल मैपिंग आएगा तो 3 टेबल होंगी। मान के चलते हैं इस तरह की 2 टेबल्स हैं, मैपिंग करिएगा। अगर आपने अभी तक का कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो ये काम कर पाएंगे, नहीं समझे होंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्रेनर आईडी अलग अलग हो सकते हैं ना। हो गया क्या? इससे सारे मैच हो गए। नहीं दिमाग लगाना है, बिल्कुल सही बात है। इसे केवल वही कर सकता है जिसे कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। जिसने पुराने 2-4 एग्जाम्पल देख के चीजें रटी हो वो नहीं कर पाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट है, जिसे कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए बहुत आसान है। 1 मिनट रुक जाओ भी, और 2-4 लोगों के होने तो फिर आऊँगा एक बार। हो गया, सारे कॉलम मैप हो गए। अपनी मैपिंग में देखो सारे मैप हो गए हों तो बताओ मुझे, सारे मैप नहीं हुए हों, कुछ छूट गया हों तो सब बढ़िया है। और जो सवाल आपने मुझसे पूछा था वही गलती कर दी। फिर भी आपने पूछा था ये जो आईडी है बैच का, ये क्या बैच आईडी कॉलम में मैप होगा, यही पूछा था आपने मुझसे। देखो यही गलती करके रखी हुई है। वैसे सही है आपका, वो सही कर लो बस, बाकी तरीका समझ में आ गया आपको, बैठ जाओ। ऐसा सिंटेक्स किसने बताया आपको? मैंने तो ऐसा नहीं बताया। 2-2 बार एलिमेंट लिख लो। जो सिंटेक्स अभी तो ऊपर लिखा हुआ उसमें तो एक बार भी एलिमेंट नहीं है, वहाँ तो 1 to many लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है। और कितने लोगों ने कर लिया है दिखाओ। बाई डायरेक्शन रिलेशन थोड़ी है अभी, इन्वर्स कहाँ आता है? सब कुछ जानते हो आप, उसमें नया कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बाकी नहीं समझ पाए। अब मैं यहाँ करता हूँ, देखिएगा। ये शायद 5th क्लास है हाइबरनेट की। इससे पहले जो हमने मैपिंग की है 4 क्लासेस में, वो टेबल के हिसाब से मैपिंग की है, पर टेबल मैपिंग की है, या क्लास के हिसाब से मैपिंग की है? जितनी क्लास होंगी उतनी हम मैपिंग लिखते हैं, वही तो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मेरे पास कितनी क्लास हैं? 2। तो मैपिंग फाइल में कितनी क्लास की मैपिंग होनी चाहिए? 2 क्लास की मैपिंग होनी चाहिए। पहले किसी को भी ले सकते हैं, ऑर्डर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले लेते हैं, लेट्स से पहले इस क्लास की एक इंडिपेंडेंट क्लास की तरह से मैपिंग करो। हमने क्लास का नाम बताया बैच, टेबल का नाम बताया बैचेस। अब इसमें क्या क्या है? आईडी, स्लॉट एंड मोड। आईडी है आईडी नाम की, लेकिन कॉलम है बैच आईडी नाम का, ये इससे मैप कराना है। ऑपरेटर बताएंगे इस क्लास का ये डेटा मेंबर मैप हो गया, उस टेबल का वो कॉलम मैप हो गया। अब 2 डेटा मेंबर और बचे, इस क्लास के ये दोनों डेटा मेंबर और इस टेबल के ये 3 कॉलम, जो सबसे समस्या वाली चीज़ थी। सबसे पहले हमने उसे ही सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा? जो टॉपिक है वो ORM है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग है। क्लास के हिसाब से हम काम करते हैं, टेबल्स के हिसाब से हम काम नहीं करते। पहले एक क्लास थी, उसकी मैपिंग हमने कर दी। अब दूसरी क्लास आई हमारे पास,
टेबल का नाम यहाँ पर ट्रेनर ही है, टेबल का नाम नहीं बताना पड़ेगा। ये डेटा मेंबर और ये कॉलम मैप हो गए। अब बचा यहाँ पर नेम, ये कॉलम ये डेटा मेंबर मैप हो गए। अब क्या बचा, सेट का उसके साथ रिलेशन बताना है। क्या है, नेम इक्वल बैचेस, टेबल का नाम। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कैस्केड ऑल लिखा हुआ है, अब यहाँ पर वो नहीं चलेगा। अगर मैं ट्रेनर का रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ तो क्या बैच के रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे? ट्रेनर चला जाएगा, बैच फिर भी रहेगा, कोई दूसरा ट्रेनर आएगा उससे लिंक कर देंगे। बात समझ आ रही है? जिस तरह से टॉपिक की कोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी थी, उस तरह से बैच की ट्रेनर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। वहाँ अगर कोर्स खत्म होता है तो टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर ट्रेनर रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो बैच डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका मतलब है हम ट्रेनर को सेव करेंगे तो बैच सेव हो, ट्रेनर को अपडेट करें तो बैच अपडेट हो, लेकिन डिलीट करें तो डिलीट ना हो। सब नहीं बताया हमने। उसके बाद कॉलम इक्वल ट्रेनर आईडी मैपिंग हो गई, सारी टेबल के सारे कॉलम मैप हो गए। अब सिर्फ ये बताना है जो सेट है इसका हमारे ट्रेनर से क्या रिलेशन है। इस मैपिंग का मतलब ये है, आप कह रहे हैं जो सेट है उसमें बैच क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो ऑब्जेक्ट कैसे मैप होने अगर आप जानना चाहें तो बैच क्लास की मैपिंग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो अलग से मैपिंग आएगी क्लास में। अब इसमें कुछ नया था, आपको पता है क्लास के हिसाब से हम मैपिंग करते हैं। एक क्लास होगी तो एक बार मैपिंग आएगी, दो क्लास है तो दो बार मैपिंग आएगी। कितने लोग नोट कर रहे हैं अभी? लिखेंगे अब आगे। फॉर रिलेशन टेबल मैपिंग, फॉर रिलेशन टेबल मैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड कलेक्शंस या ऑब्जेक्ट वैल्यूड कलेक्शंस, फॉर रिलेशन टेबल मैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट वैल्यूड कलेक्शंस following mapping elements are required. Following mapping elements are required. वन टू मैनी की जगह अब की बार आ जाएगा मैनी टू मैनी। क्लास के साथ साथ अब इसमें कॉलम भी बताया जाएगा। दो क्लास बनाई गई हैं, यूजर एंड पोस्ट। मान के चलते हैं कोई ब्लॉगिंग साइट है जिसमें कोई यूजर लॉगिन करने के बाद पोस्ट कर सकता है। अब वो कितनी भी पोस्ट कर सकता है, हर एक पोस्ट का कोई टाइटल होगा, उसके कुछ कंटेंट होंगे। यूज़र के पास एक पोस्ट की लिस्ट होगी। अब उसमें हमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ये मान के चल रहा है, मतलब ऑर्डर हमें सेव नहीं कराना है। अब की बार आपकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, टेबल भी आप खुद बनाएंगे, मैपिंग भी खुद करेंगे। सबकी टेबल के नाम अलग अलग हो सकते हैं, कॉलम के नाम अलग अलग हो सकते हैं, आप डिसाइड करिए, आपके अकॉर्डिंग मैपिंग होगी। अब मैं सिर्फ क्लास बताऊँगा। हाँ जी, पहले टेबल आइडेंटिफाई करिए, आप पहले टेबल बनाइए, देन फिर मैपिंग लिखिए। अगर आपकी टेबल्स गलत हो गई तो पूरी मैपिंग गलत हो जाएगी। सबसे पहला प्रोसेस है टेबल आइडेंटिफाई करना, कितनी टेबल्स होंगी, उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा। हमारे पास कलेक्शन इस टाइप का है, आपने यहाँ से क्यों लिखा हुआ है, सेट से क्यों यूज करें। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कितनी टेबल्स होंगी, कितनी होंगी, 3 टेबल, एक ऑनर के लिए, एक एलिमेंट के लिए और एक रिलेशन के लिए। यहाँ पर मान के चलते ही हमारे पास टेबल्स हैं, दूसरी टेबल होगी हमारे पास एलिमेंट के लिए। यहाँ पर लिखा गया है इंडेक्स सेव नहीं करना है, अगर इंडेक्स सेव करेंगे तो यहाँ पर एक और फील्ड बढ़ जाएगा, पोस्ट इंडेक्स। अब मैपिंग देखते हैं, मोस्टली लोगों की सबकी एक ही गलती थी, तो इससे पहले पोस्ट क्लास की मैपिंग कर लेते हैं। जो भी आपने नाम लिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है।
ऐसा करके ये 3 डेटा मेंबर, ये 3 कॉलम हमने मैप करा दिए। अब बारी आती है बाकी डेटा मेंबर्स और बाकी कॉलम्स की। ऐसा करके हमने आईडी, नेम, मेल आईडी और पासवर्ड इन कॉलम से मैप करा दिए। क्या बचा? यहाँ पर ये एक डेटा मेंबर और वो टेबल बची। डेटा मेंबर है लिस्ट टाइप का। मेरे पास लिस्ट को मैप करने के लिए 2 XML एलिमेंट है, एक है लिस्ट, एक है बैग। अगर मुझे इंडेक्स स्टोर करना होगा तो मैं लिस्ट का यूज़ करूंगा, और इंडेक्स स्टोर नहीं करना होगा तो बैग का यूज़ करूंगा। क्या यहाँ पर इंडेक्स स्टोर करना है? क्या यूज़ करेंगे? डेटा मेंबर का नाम बताया, टेबल का नाम बताया, कैस्केडिंग बताई। अब यहाँ पर जो यूज़र की पोस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से है। यूज़र हट जाएगा तो उसकी पोस्ट नहीं रखी जाएगी, इसलिए कैस्केड ऑल करेंगे। अब यहाँ पर की आएगा पहले, ऐसा करके ये कॉलम हमने मैप करा दिया। मोस्टली लोगों ने गलती क्या करी है, यहाँ लिस्ट लिखा हुआ है। अब लिस्ट अगर लिखते हैं तो उसमें इंडेक्स आता है, इंडेक्स लिखा नहीं हुआ है। लिस्ट के साथ इंडेक्स, अब इंडेक्स के लिए कॉलम नहीं है फिर हमारे पास, हमने वहाँ लिखा हुआ है इंडेक्स इज नॉट टू बी सेम। मैनी टू मैनी, क्लास का नाम बताएंगे, कॉलम का नाम बताएंगे। ऐसा करके ये कॉलम आ गया हमारा मैपिंग। अब इससे आपको बैग का यूज भी समझ में आ जाएगा कहाँ करेंगे। जहाँ लिस्ट हो हमारे पास लेकिन उसका इंडेक्स सेव ना करना हो तो वहाँ बैग यूज होगा। कितने लोगों ने बैग लिखा था ये बताइए? आपने तो टेबल ही 2 बनाई थी। जब आप 2 टेबल बना रहे थे मैंने तभी कहा था कि अगर आपकी टेबल ही गलत है तो सारी मैपिंग गलत होगी। आपको पता लगा, आपको लगा किसी दूसरे को कह रहा होगा पागल आदमी, देखा तो काम ही कहना है। साफ साफ लिखा गया था रिलेशन टेबल मैपिंग में ये एलिमेंट यूज होंगे। अब रिलेशन टेबल का मतलब क्या है? 2 टेबल्स की प्राइमरी की एक में लानी है तो रिलेशन टेबल बनती है। हो गया? हो गया? ये बेसिक सार था जो आपको बता दिया गया है। अभी यहाँ पर हमने ये बात नहीं करी कि हमारा जो कलेक्शन है इसका ओनर ऑब्जेक्ट के साथ 1 to many रिलेशन है कि मैनी टू वन रिलेशन है कि मैनी टू मैनी है। हमने सिर्फ कलेक्शन की मैपिंग कैसे होगी ये समझा है। अब कलेक्शन हमेशा या तो 1 to many रिलेशन के हिस्सा होगा, या मैनी टू वन रिलेशन का हिस्सा होगा, या फिर मैनी टू मैनी का हिस्सा होगा। अब हम कल ये सारी चीज़ 1 to many, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें ये देखना होगा कि हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या है। यही चीज़ हमें यूज़ करनी है बस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि यूज़र का पोस्ट से 1 to many रिलेशन है, क्या चेंज आना चाहिए? जहाँ मैनी टू मैनी लिखा है उसमें यूनिक एट्रीब्यूट ट्रू कर देंगे, रिलेशन को सही कर लेंगे बस, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा, वो रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये सही से पढ़ के समझ के आइएगा, इसी के बेस पे कल की क्लास हमारी चलेगी।